1562 ईस्वी में मारवाड़ के शक्तिशाली शासक राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है। राव मालदेव अपने शासनकाल में ही एक फैसला लेते हैं कि उनके बाद में मारवाड़ का नया शासक उनका बड़ा बेटा राम ना बन करके उनका छोटा बेटा राव चंद्रसेन बनेगा। राव चंद्रसेन का शासनकाल 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी के बीच में होता है। लेकिन राव मालदेव के इस फैसले से जो उसके अन्य बेटे होते हैं वो खुश नहीं होते हैं और इसी कारण से राव मालदेव के बेटे उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में लोहावट का युद्ध हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि लोहावट का युद्ध किन किन के बीच में होता है। राव मालदेव का जो बड़ा बेटा होता है वो इस बात से खुश नहीं होता है और वो अकबर की शरण में चला जाता है और जो अन्य बेटे होते हैं उनको खुश करने की वैसे कोशिश की जाती है। इसीलिए बड़े बेटे राम को गुंदोज की, उदय सिंह को फलोदी की, चंद्रसेन को तो जोधपुर का राजा बनाई दिया जाता है और रायमल को सिवाना की जागीर दी जाती है। जब बड़ा बेटा राव मालदेव का अकबर की शरण में जाता है तो अकबर तो चाहता ही ये था कि राजपूताना के ज्यादा से ज्यादा जो राजा हैं वो मेरी अधीनता स्वीकार कर सके। इसीलिए 1564 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राम की सहायता के लिए एक सेना भेजते हैं। और जब जोधपुर के राजा राव चंद्रसेन को यह बात पता चलती है तो वो जोधपुर को छोड़ करके भद्राजून जो जालोर में पड़ती है ये जगह, उस एरिया की तरफ, उस जगह की तरफ चले जाते हैं। तो ये राव मालदेव के बेटे राव चंद्रसेन और अकबर के बीच में जो संघर्ष की कहानी है वो शुरू हो जाती है। 1570 ईस्वी की बात है। अकबर राजस्थान में आए हुए होते हैं और उसी टाइम राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ होता है और अकबर जो है वो राजस्थान में जियारत करने के लिए आए होते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। उसी टाइम वो बोलते हैं यहाँ के जितने भी देसी रियासतों के राजा होते हैं उनसे आह्वान करते हैं कि आप आइए, मैं नागौर दरबार आयोजित करवा रहा हूँ और उस दरबार में आप लोग आइए और हम इस अकाल से निपटने के लिए कुछ राहत कार्य करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने एक लोकोक्ति मुहावरा सुना होगा कि इंसान के जब दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग हो जाएं तो उसके नतीजे कुछ अलग निकलते हैं। अकबर ने इसका जो टारगेट था, जो उद्देश्य था नागौर दरबार का, वो सभी राजाओं को बताया कि अकाल राहत को लेकर के, अकाल से निपटने के लिए हमें राहत कार्य करने हैं। लेकिन जो रियल मोटिव था अकबर का वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा राजपूताना के जो राजा हैं वो नागौर दरबार में आए और फिर उनको मैं अपनी अधीनता स्वीकार कर सकूं। इस नागौर दरबार में बीकानेर का राजा कल्याणमल, जैसलमेर का राजा हर्राज और जोधपुर का राजा उदय सिंह यहाँ पर आता है। उनसे संधि की बात की जाती है और यहाँ पर ये जोधपुर का राजा उदय सिंह कौन? जोधपुर का राजा होता है राव चंद्रसेन और राव चंद्रसेन का भाई उदय सिंह जो लोहावट का युद्ध करता है राव चंद्रसेन के साथ में, ये वही मोटा राजा उदय सिंह जो राव चंद्रसेन के बाद में जाकर के जोधपुर का राजा बनेगा। तो यहाँ पर उदय सिंह जो है वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है नागौर दरबार में और ये तीनों के तीनों जो हैं वो संधि स्वीकार कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। अब नागौर दरबार को लेकर के क्वेश्चन आ जाता है कि नागौर दरबार का हमारे राजस्थान के इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस है। नागौर दरबार में राजपूताना के वो राजा आए जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मतलब नागौर दरबार आयोजित होने से ये बात क्लियर हो गई कि राजपूताना के कौन से राजा जो हैं वो मुगल विरोधी हैं और कौन से राजा जो हैं वो मुगल समर्थक है। अब नागौर दरबार में आकर के राजाओं ने संधि कर ली मतलब अब युद्ध नहीं होंगे और जब युद्ध नहीं होते थे मतलब किसी भी एरिया की कला और संस्कृति का विकास सबसे ज्यादा उसी टाइम पर होता था, क्योंकि जो पैसा जो युद्ध में लगता था उस पैसे का यूज किया जाता था फिर कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो नागौर दरबार के जब भी आपसे कोई महत्वपूर्ण कोई इंपोर्टेंस पूछे तो आप ये इंपोर्टेंस उसकी लिख सकते हो। अब इसके बाद में ये बोला जाता है कि जब नागौर दरबार 1570 में आयोजित हो रहा था उस समय जोधपुर का राजा राव चंद्रसेन भी इस नागौर दरबार में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब राव चंद्रसेन को लगता है कि अकबर का झुकाव मेरी तरफ ना होकर के मेरे भाई उदय सिंह की तरफ है तो राव चंद्रसेन जो है वो अकबर से मिले बिना ही नागौर दरबार से वापस चला जाता है। इस बात का अकबर को बहुत बुरा लगता है और फिर भाद्राजून जहां पर जोधपुर से जाकर के राव चंद्रसेन भाद्राजून जालोर नामक जगह पर रहने लग गया था उस जगह पर अटैक करता है कौन? अकबर। तो राव चंद्रसेन जो है वो भाद्राजून को छोड़ करके सिवाना की तरफ चला जाता है। सिवाना पर अटैक किया जाता है, फिर पीपलून चला जाता है राव चंद्रसेन, काणूजा चला जाता है और लास्ट में पाली में जो सारण की पहाड़ियां हैं वहां पर सिचियाई गांव है और वहां पर ऐसे बोलते हैं कि बेरी साल राठौड़ ने राव चंद्रसेन को जहर दे दिया जिसकी वजह से इस एरिया में सिचियाई गांव में वहां पर राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। जब
जोधपुर से रावचंद्र सेन जो है वहां से चला जाता है तो उस जगह का एक प्रशासक नियुक्त करता है अकबर और उसका नाम होता है बीकानेर का राय सिंह। तो इसको लेकर के क्वेश्चन आ जाता है कि रावचंद्र सेन के जोधपुर से चले जाने के बाद में जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया था अकबर ने, तो बीकानेर के राय सिंह को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब रावचंद्र सेन की कुछ उपाधियां हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। विश्वेश्वर नाथ रेव ने रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा है। अब इसको कहने के पीछे कारण क्या है, जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप था और उसने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी तरह मारवाड़ का जो राजा रावचंद्र सेन है उसने भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की, इसीलिए उसको मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं प्रताप का पूर्वगामी, मतलब 1572 में महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है और तब जाकर के वो अकबर के साथ में युद्ध करना स्टार्ट करता है। लेकिन उससे पहले ही 1570 में नागौर दरबार हुआ और नागौर दरबार से ही पहले से ही और नागौर दरबार के तो बिल्कुल क्लियर कट, नागौर दरबार के बाद तो बिल्कुल क्लियर कट रावचंद्र सेन और अकबर का जो संघर्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब 1572 से पहले ही रावचंद्र सेन ने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए प्रताप का पूर्वगामी कहा जाता है रावचंद्र सेन को। दूसरा बोला जाता है, एक उपाधि दी जाती है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये क्यों बोला जाता है, देखो महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा होता है, उसके बाद में उनका बेटा बनता है अमर सिंह, अमर सिंह के बाद में उनका बेटा बनता है करण सिंह, करण सिंह के बाद में उनका बेटा बनता है जगत सिंह। तो इस बात से ये लगता है कि एक पीढ़ी के बाद में एक पीढ़ी, तो महाराणा प्रताप ने जो भी शौर्य, जो भी बलिदान, जो भी साहस दिखाया था उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। लेकिन मारवाड़ का राजा रावचंद्र सेन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है उसके बाद में उनका जो भाई जिसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी उदय सिंह, वो राजा बनता है मारवाड़ का। और जब वो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है तो मतलब रावचंद्र सेन ने तो संघर्ष किया था, तो उनकी पीढ़ी से जब कोई राजा नहीं बनता तो रावचंद्र सेन के संघर्ष को बाद में कोई याद ही नहीं रख पाता, इसीलिए उसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी या फिर विस्मृत राजा भी बोला जाता है। अब रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप बोलते हैं, मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, क्या समानताएं थी दोनों में? तो दोनों में समानताएं एक तो ये थी कि दोनों ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, दोनों के ही भाई जो हैं वो विरोधी हो गए थे। जैसे कि हम महाराणा प्रताप के देते हैं कि शक्ति सिंह जगमाल जो है वो उसके भाई विरोधी हो गए, इसी तरह यहाँ पर रावचंद्र सेन के राम, उदय सिंह और रायमल जो भाई हैं वो उसके विरोधी हो गए थे। दूसरी अगर हम बात करें तो अकबर ने मेवाड़ की देख लो या फिर मारवाड़ की देख लो, ज्यादातर जो जगह है वहां पर कब्जा कर लिया था। मतलब महाराणा प्रताप के पास में और रावचंद्र सेन के पास में उनके राज्य का छोटा छोटा हिस्सा बचता है, सीमित संसाधन बचते हैं, फिर भी दोनों ने हमेशा, ऐसा नहीं है कि उनकी अधीनता स्वीकार की, कम संसाधनों में भी अकबर का विरुद्ध किया था, अकबर के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था। और दोनों ही राजाओं ने गुरिल्ला युद्ध नीति मतलब छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया था। तो ये दोनों में समानता है। इसके अलावा दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है 1572 ईस्वी में और इसके बाद में क्लियर मोटिव होता है महाराणा प्रताप का, 4 दूत भेजता है अकबर महाराणा प्रताप के साथ में संधि करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप सिर्फ और सिर्फ विरोध की नीति को अपनाता है। लेकिन रावचंद्र सेन जो है वो 1570 में नागौर दरबार में अपनी उपस्थिति दिखाता है, लेकिन जब देखता है कि अकबर की जो झुकाव है वो उसके भाई उदय सिंह की तरफ है, तो तब जाकर के चंद्रसेन जो है वो जाकर के क्लियर संघर्ष करता है अकबर के साथ में। तो ये दोनों में असमानता दिखाता है कि चंद्रसेन का शुरुआत से एक क्लियर कट मोटिव नहीं था कि अकबर के खिलाफ हमें संघर्ष की नीति को अपनाना है। दूसरा असमानता क्या है, प्रताप की मृत्यु के बाद में उसका जो बेटा है वो अमर सिंह जो है वो संघर्ष जारी रखता है, लेकिन यहाँ पर मारवाड़ में रावचंद्र सेन की जैसे ही मृत्यु होती है उसका जो भाई उदय सिंह है वो संधि कर लेता है अकबर के साथ में। तो ये दोनों में असमानता है। इसके बाद में महाराणा प्रताप जो है उसने अकबर के खिलाफ कई प्रत्यक्ष युद्ध लड़े थे, जैसे हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में, दिवेर का युद्ध 1582 में, लेकिन चंद्रसेन ने ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ा था, सिर्फ और सिर्फ छापामार युद्ध किए थे। प्रताप ने अपनी एक स्थायी राजधानी चावंड बनाई थी, चंद्रसेन ने ऐसा कोई अपना स्थायी ठिकाना नहीं बनाया था। प्रताप ने जब भी कोई युद्ध लड़ा तो उसमें मेवाड़ की जनता को अपने साथ शामिल किया था, लेकिन चंद्रसेन जो अपनी वहाँ की लोकल जनता है उनका विश्वास नहीं जीत पाया, उनको अपने युद्धों में शामिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से भी ये माना जाता है कि चंद्रसेन जो है वो इतिहास में इतना ज़्यादा याद नहीं किया जाता है। लेकिन
अब दोनों की हमने समानता देखी, असमानता देखी, फिर कि उसके बाद में भी मारवाड़ का प्रताप बोला जाता है। तो इसका कारण ये है कि मेवाड़ और मारवाड़ की भौगोलिक स्थिति को अगर आप कंपैरिजन करो तो मेवाड़ जो है वो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर युद्ध करना बहुत ज़्यादा आसान है, वहाँ पर छिपना बहुत ज़्यादा आसान है। मारवाड़ मतलब राव चंद्रसेन जो है वो वाला जो एरिया है मरुस्थली भूमि है, सिर्फ बड़े बड़े मिट्टी के टीबे हैं, वहाँ पर जो छुपना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, भौगोलिक स्थिति जो है वो बहुत ही कठिन है। इसके अलावा महाराणा प्रताप को भामाशाह और ताराचंद जैसे दानी लोग मिल गए थे, उन्होंने इतना पैसा डोनेट किया था कि 12 साल तक भी महाराणा प्रताप जो है वो अपनी आर्मी को बिना मतलब इतना पैसा दिया गया था कि अपनी आर्मी को वो लगातार चला सकता था, जबकि राव चंद्रसेन को इस तरीके की कोई भी सहायता नहीं मिली थी। तो इतनी विकट परिस्थितियों में भी राव चंद्रसेन ने रेगुलर अकबर के खिलाफ अपना जो संघर्ष है वो जारी रखा। इसी कारण से जो राव चंद्रसेन है उसको मारवाड़ का प्रताप बोला जाता है।